26 साल की मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के लिए सरप्राइज देना चाहती है। बकायदा ऑडियो चैट है और सुनिए किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक मंगवा रही है। भैया, आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना। तो सुना आपने, मुस्कान एक भैया को कॉल करती है और कहती है कि भैया केक लेकर आ जाना। ये जो भैया है, कौन है भैया, उसके बारे में इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे कि किस भैया से मुस्कान कत्ल के बाद केक मंगवा रही है जश्न के लिए, क्योंकि दोनों ने प्लान कर लिया था कि पति को मारने के बाद हम पार्टी करेंगे, हनीमून में जाएंगे। और ये जो भैया हैं बहुत अहम कड़ी हैं इस पूरे केस में। कौन है शख्स, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो मुस्कान है, जितनी भी तस्वीरें उसकी आई हैं उसमें अगर आपने साफ तौर पर देखा हो तो उसके माथे पर अभी भी सिंदूर लगा हुआ है। पति के मरने के इतने दिनों बाद भी उसके माथे पर अब सिंदूर किसके नाम का लगा है, इसके बारे में जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि दोनों, यानी मुस्कान जो उसका बॉयफ्रेंड साहिल है, दोनों चाहते थे कि पति को मारने के बाद एक दूसरे से शादी कर लें और लगभग अगले 3 महीनों के अंदर उन्हें शादी करनी थी। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी अगर बैकफुट पर आते, यानी अगर वो पीछे हटता शादी करने से, तो दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान भी बना चुके थे। मतलब मुस्कान पहले अपने पति को मारना चाहती थी, मुस्कान अब अपने बॉयफ्रेंड को भी मारने की प्लानिंग कर चुकी थी। और यहां तक कि अगर मुस्कान पीछे हट जाए तो खुद उसका जो बॉयफ्रेंड साहिल है वो उसे मारने का प्लान बना चुका था। तो कुछ इस तरीके से पागलपन सवार हो चुका था इन दोनों के अंदर, और इसलिए डर के मारे मुस्कान अभी भी सिंदूर लगा रही थी और बताना चाहती थी साहिल को कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे नाम का सिंदूर अभी भी अपने माथे पर लगा रही हूं। एक बात ये रही। दूसरी बात क्या है, देखिए जब इन दोनों को जेल के अंदर ले जाया गया, मेरठ की जेल में, तो वहां पर ये दोनों जिद करने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे जेलर के सामने और कहने लगे कि माई बाप आप हमें एक साथ रहने दीजिए, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, एक ही जेल के अंदर हमें रहने दीजिए। तब जेलर साहब उन्हें डांटते हैं और फटकारते हैं और कहते हैं कि देखो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग पुरुषों का वार्ड अलग होता है, महिलाओं के वार्ड अलग होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अगर मान लो अपराधी हों और कुछ कर गुजर जाए तो इस पर जवाबदेही किसकी होगी, जेल प्रशासन की होगी, इसलिए इन दोनों को अलग किया जाता है। लेकिन आपको चलिए डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल के अंदर जब किरण बेदी जेलर थी, तब उन्होंने एक नया कानून पास किया था जिसमें कहा गया था कि जो पुरुषों का अगर आचरण अच्छा हुआ और महिलाओं का आचरण भी अच्छा हुआ तो दोनों के आचरण अच्छे होने के बाद इन दोनों को मिलने की इजाजत दी जाएगी। हर बुधवार को महज 2 घंटे के लिए पार्क में दोनों एक साथ घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बाकायदा इस चीज को आश्रम नाम से उस जगह को संबोधित किया जाता था जहां पर ये जो कपल्स हैं एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन मेरठ जेल के अंदर ऐसा होता हुआ तो नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। ऐसे में मुस्कान और साहिल आने वाले वक्त में कैसे मिलेंगे और जो इन दोनों की जो भूख है एक दूसरे के लिए वो कैसे खत्म होगी, इस दोनों की जो निगरानी रखने वाले जितने भी अफसर है वो चाह रहे हैं कि मुस्कान धीरे धीरे ही सही अपनी असलियत पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस तरीके से पति को मारने के 10 दिन बाद ये जो कपल है ये होली मनाने पहुंच जाता है। बकायदा पूरी वीडियोग्राफी है। अब यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी थी, लेकिन जब साहिल ने सौरभ का सिर काटा और घर लेकर गया, उस घर के अंदर एक पालतू काली बिल्ली भी मौजूद थी। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि काला जादू नहीं है, पहली बार आप जानेंगे कि क्यों सर काटकर घर ले जाया जाता है और उस घर में वो काली बिल्ली का क्या काम था। बात करेंगे कि जिस तरीके से लड़की के परिवार वालों ने कहा कि देखिए हमारा दामाद तो साक्षात अच्छा इंसान था, हमारी बेटी ही दानव थी, लेकिन हमने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि जो लड़की के घर वालों को भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं खुद पति के अकाउंट से। क्या है अंदर की कहानी और पर्दे की पीछे की कहानी, इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर तफसील से अब जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने समझा कि दोनों अभी जेल में एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं और जो जेलर है उनसे गुहार लगाई गई कि हमें साथ रखा जाए। बाद में चीज़ें सही हुई, जेलर ने मना किया तो दोनों ने खाना तक नहीं खाया। मुस्कान ने अपने जो खाना मिलता उसकी थाली भी इस तरीके से आगे खिसका दी।
अब एक तरफ ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्कान को सिंदूर लगाकर ये साबित करना पड़ रहा है कि साहिल मैं तुम्हारी हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मर्डर प्लान को भी बना चुके थे। यानी अगर ये पूरा मामला नहीं खुलता, इतना टाइम वैसे ही बीत गया था, 4 तारीख को हत्या हो जाती है, 19 या 20 के 18 तारीख को पूरा मामला खुलता है। तो ऐसे में जब ये पूरा मामला खुला, अगर सोचिए ये चीज़ें अभी नहीं खुलती, 3 महीने के अंदर इनकी शादी भी नहीं होती, तो हो सकता है एक मर्डर और हो जाता, वो मुस्कान का भी हो सकता था और साहिल का भी। अब जैसे जो आपने ऑडियो अभी सुना, दरअसल इस ऑडियो में जो भैया हैं जिनका जिक्र बार बार मुस्कान कर रही है और उनसे केक मंगा रही है, वो भैया कोई और नहीं बल्कि वो कैब ड्राइवर हैं जिसको बुक करके जो दोनों कातिल हैं ये मनाली घूमने गए, ये शिमला की ट्रिप पर गए। और तो और इस पूरी ट्रिप में जो जो कैब ड्राइवर हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि इन दोनों की बुकिंग उनके पास आई थी शिमला जाने के लिए, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम भी मिली। और इसके बाद जब ये दोनों गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर का कहना है कि बिल्कुल भी हाव भाव से नहीं लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर ये पूरे उस टाइम उनके साथ रहे, उन्हें जहाँ जाना था, जिस लोकेशन पे जाना था लेकर गए, ये दोनों बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो लड़का है वो नशा कर रहा था, दारू भी पी रहा था, सूखा नशा भी कर रहा था, पर लड़की को उन्होंने पूरे रास्ते नशा करते नहीं देखा। लेकिन जब वापसी हो रही थी, जब ये लोग मेरठ वापस लौट रहे थे यानी 17 तारीख को, तब मुस्कान को इन्होंने नशा करते देखा। एक बार आप कैब ड्राइवर की ज़ुबानी सुनिए कि किस तरीके से जो ये लोग ट्रिप पर गए तो उस बीच इन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी, फिर शिमला रुके, वहाँ से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक क्या गए। करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो चोटा बांध रखा उसने, साहिल ने चोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई, फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए उससे अगले दिन, फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर, फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दिलो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे से वाला था लड़की को। किस नाम से बुला रहे थे? है जी, एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे? बट नाम तो इन्होंने लियाना था मेरा आगे। मुझे तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को, जो ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें तो छोड़ा था, 10, साढ़े 10, 11, 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ। तो सुना, कैब ड्राइवर जो है वो खुद समझा रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि कितने की बुकिंग हुई, कब किसने शराब पी और कैसे इनका रवैया था। क्या इनके हाव भाव से कुछ ऐसा लग रहा था कि ये ड्रम में एक लाश के 4 टुकड़े कर उसे पैक करके आए हैं, उसे भर कर आए हैं। अब आपने ऑडियो सुन लिया, आपने कैब ड्राइवर की बात सुन ली। अब आप स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि रंगों का माहौल है और जो मुस्कान है, जो साहिल है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, बाहों में बाहें डाली हुई हैं। वीडियो बनाया जा रहा है, रील बनाई जा रही है, और तो और दोनों के चेहरे पर रंग भी लगा हुआ है। यानी एक तरफ ये खून की होली खेल कर आए हैं और एक दूसरी तरफ ये रंगों की होली खेल रहे हैं। वो कैसे? ये जो पूरा वीडियो है ये 14 मार्च का बताया जा रहा है, यानी होली का। 4 मार्च को इसने कत्ल किया, 12 तारीख को ये लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं और फिर 2 दिन बाद यानी 14 तारीख को होली खेलते हैं। इनके चेहरे पर देखिए जो मुस्कान है, अपने पति का इसने कत्ल किया है, उस आदमी का कत्ल किया है जिसने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और तो और उसके टुकड़े किए, और इनके चेहरे पे शिकन भी नहीं है। देखिए, आप दोनों का चेहरा देखिए, कितनी मौज मस्ती के साथ ये लोग होली खेल रहे हैं। इतना रत्ती भर भी डर नहीं है, इतना भी डाउट नहीं इनके मन में कि पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। अपने ही घर में, जिस घर में मुस्कान रह रही थी, वहाँ इसने अपने पति के 4 टुकड़े कर एक ड्रम में भर रखा है। इनको इस बात की ग्लानि तक नहीं है। अब
पूरी कहानी घूमती है कि आखिर कौन सी वो दवाई थी या आखिर कौन था वो शख्स जिसने वो दवाई मुहैया कराई। क्योंकि पहले अपडेट आ रहा था कि गूगल से इसने दवाई पढ़ी, दवाई लेकर आती है और इसके बाद अपने पति को खिलाती है जिससे वो बेहोश होता है। क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि दरअसल मर्डर करने से पहले, यानी जब सौरभ का कत्ल करना था उसकी बीवी को, उससे पहले ही करीब 1-1.5 घंटे पहले उसका दिमाग जो है वो सुन्न हो गया था पूरी तरीके से। तो इसे कोई ऐसी हार्ड दवाई दी गई है। अब वो दवाई कैसे मिलती है, तो दरअसल जो ये लड़की है मुस्कान है, इसका शातिरपना आप देख ही गए हैं कि एक तरफ ये अपने पति को नचा रही है, दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड को भी नचा रही है और दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा ही रही थी। अब कहानी ये निकलती है कि दरअसल ये सौरभ के सामने ढोंग करती है और कहती है कि उसे एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही, मेरी तबीयत ख़राब है, इस तरीके से चीज़ें बोलती है। अब जो सौरभ है वो इससे प्यार करता है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर पूरी चीज़ें पूछते हैं, डॉक्टर को बताती है कि सर मैं सो नहीं पाती, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। इसी के चलते डॉक्टर इसे एक दवाई लिख देते हैं। दवाई का नाम मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो दवाई का नाम लिखते हैं जिससे नींद आ जाती है। जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा सो जाता है, उसकी जो जैसे कहते हैं ना मेंटल हेल्थ अगर बहुत ज़्यादा किसी की बिगड़ रही है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, उसको नींद आती है और काफ़ी लंबे टाइम तक नींद आती है। तो वो दवाई डॉक्टर उसको लिख देते हैं और इसी का फ़ायदा उठाती है मुस्कान। जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है वो उसे मेडिकल स्टोर पर दिखाती है और वो दवाई लेकर आती है सौरभ के साथ। सोचिए, सौरभ खुद, उसे पता भी नहीं है कि इसी दवाई के बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी, यही वो दवाई है जो उसकी मौत का कारण बनेगी। और वो खुद अपनी बीवी के लिए जाकर स्टोर पर, मेडिकल स्टोर पर खड़ा होकर उसके साथ वो दवाई ले रहा है, घर लेकर आता है। और इसके बाद 25 तारीख को पहला प्लान होता है वही दवाई शराब में डालकर सौरभ को देने का, लेकिन सौरभ नहीं पीता। फिर 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात जब ये लोग खाना खाते हैं, कोफ्ते मंगाए जाते हैं बाहर से, उसमें वही दवाई जिसको खाने के बाद इंसान जो है एक डीप स्लीप में चला जाता है, लंबी नींद में चला जाता है, उसकी जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, वही दवाई वो उसमें मिलाती है और अपने पति को खिलाती है। और फिर जो सौरभ है जब वो सो जाता है, गहरी नींद में हो जाता है, तो करीब 1 बजे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और कत्ल किया जाता है। इस पूरे मामले में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें साफ तौर पर डॉक्टर ने कहा है कि जो सौरभ है उसके दांत पूरी तरीके से हिले हुए हैं और सबसे पहले उसके सीने पर वार किया गया। यानी मैंने आपको जैसे भी पहले बताया था कि पहले जो एक चाकू है, जो बड़ा चाकू लाया गया था, उस पर जो मुस्कान है वो अपना हाथ रखती है, उसके ऊपर साहिल रखता है और फिर सीने पर एक वार करते हैं और फिर सीने को चीर देते हैं। और सीना चीरने के बाद कुछ समय बाद बड़े ही इत्मीनान से ये सौरभ का सिर काटते हैं, यानी उसकी गर्दन उसकी धड़ से अलग करते हैं। फिर दोनों हथेलियों को, ये जो पूरा हिस्सा होता है, इनको अलग किया जाता है और इनको अलग करने के बाद 2 पैकेट होते हैं। एक पैकेट में सर और हथेली रखी जाती है जिसको जो साहिल है वो अपने घर ले जाता है और जो धड़ है उसको उस पैकेट में पैक करके बेड के नीचे डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। और एक चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा ही गमगीन करने वाली है कि जो बच्ची है, जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है, 5 या 6 साल की हूँ, वो बार बार ये बोल रही है पापा ड्रम के अंदर है, पापा ड्रम के अंदर है। जो भी उससे मिलने आता है घर में, क्योंकि अभी इस तरह से माहौल है, काफ़ी लोग मिलने आ रहे हैं, तो वो इस तरीके की बातें कह रही है जिससे ये अपने आप में सुनने भर से डर लग रहा है कि उस बच्ची को पता भी नहीं कि उसी की माँ ने उसके पिता का क्या हश्र किया है, उसके पिता की क्या हालत की है और उसके पिता ड्रम में हैं, तो आखिर हुआ क्या है उनके साथ, उस बेटी को पता भी नहीं है। और अभी तक एक जानकारी और इसमें सामने निकल कर आई है कि जो सौरभ है उसे भी शराब की एक तरीके से आदत थी और उस बात पर मुस्कान अक्सर झगड़ा भी किया करती थी। लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है तो वो खुद सूखा नशा करती है, खुद दारू पीती है, खुद सारे ऐसे काम करती है जिससे उसे कभी नफरत हुआ करती थी। और सौरभ की आर्थिक हालत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो मुस्कान के पेरेंट्स हैं वो उनको पैसा दिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी जीवन शैली थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी निकलकर सामने है, लेकिन इसमें अभी भी एक एंगल बचा हुआ है कि आखिर वो कटा सिर लेकर क्यों गया। अगर उन्हें लाश छुपानी थी तो जिस जगह पर बेड के नीचे जो लाश रखी गई वहीं पर रख सकते थे। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि उन्हें इन लाश के टुकड़ों को अलग अलग फेंकना है। क्या जो साहिल है वो ये सोच कर लेकर गया? क्या ऐसा रीज़न था? और क्या है वो बिल्ली का असली मकसद? बिल्ली का मकसद क्या है? वो शैतानी जो तस्वीर बनी है उसका मकसद क्या है? और साहिल के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? ये जो पूरा मास्टरमाइंड है, क्या साहिल है जिसकी वजह से पूरी इस हत्याकांड को इस तरह से अंजाम दिया गया, या फिर ये मुस्कान ही है जो पूरी तरीके से सौरभ को भी चला रही थी, साहिल को भी चला रही थी और उसी ने इसको
दिमाग दिया कि इस सिर को काट कर तुम अपने साथ ले जाओ। देखिए, जो लड़की है ये तो शातिर है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन शक की बात जब आती है तो शक की बात इस पर भी गहरा रही थी कि किस तरीके से जो लड़की के घर वाले हैं वो जाके पुलिस कंप्लेन करते हैं। अब जब लड़के की फैमिली सामने आई है, यानी सौरभ की जो फैमिली सामने आई है, जिन्होंने अपने बेटे को दरकिनार कर दिया था और कहा था कि तुमने एक दूसरी जाति वाली लड़की से शादी की है, हम अब तुम्हारे जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अब उस परिवार का कहना है कि हम अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाए हैं, हमारे बच्चे के एक शरीर तक नहीं है। लेकिन सौरभ के जो भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, बबलू नाम है उनका ये कहना है कि देखिए, मेरे भाई के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, इसमें से 1 लाख रुपए बाकायदा ये जो मुस्कान है उसके पास जाते हैं, और कई बार तो खुद जो मुस्कान की जो माता जी हैं उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर होते हैं, और इसी की बदौलत उस घर में, यानी कि लड़की के घर वालों के पास आईफोन है, लड़की के घर वालों के पास एक बहुत महंगा घर भी है। ऐसे आरोप लगाए हैं सौरभ के भाई ने, और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से लड़की के घर वाले बता रहे हैं जाके, देखिए हमने अपनी बेटी को फांसी होनी चाहिए, बेटी को तो होने ही चाहिए, लेकिन बेटी के साथ साथ घर वालों को भी होनी चाहिए, बेटी के घर वालों को, क्योंकि बेटी के जो घर वाले थे वो उनकी जो निगाहें थी वो बेटे के अकाउंट में थी, बेटे के अकाउंट को समझ रहे थे कि यहां से ये बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, इनसे और एटीएम की तरह पैसे निकालते जाओ। जो कड़ी मेहनत से लंदन की बेकरी में बैठकर ये जो सौरभ था पैसे कमा रहा था, उस पैसे का असली इस्तेमाल लड़की खुद और लड़की के घर वाले कर रहे थे, ऐसा लड़के के घर वालों का कहना है। तो इस पे इनमें साफ तौर पे कहना है कि देखिए, लड़की पे जो जांच हो रही है, लड़की के घर वालों पर भी जांच हो, और अब पुलिस लड़की के घर वालों के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रही है। तो ऐसे में सौरभ, जैसा कि कई लोग कह रहे थे कि देखिए सौरभ तो एक देवता मानुष था, वो देवताओं से कम नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी हो रही थी, चाहे लड़की कर रही हो चाहे उसके साथी कर रहे हो, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। और अक्सर जब भी वो विदेश से अपने घर पर आता और देखता कि उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ है, झगड़े हुए करते थे, और झगड़े के चलते उन्होंने फैसला किया था कि वो तलाक भी लेंगे। लेकिन मुस्कान की मासूमियत देखकर, जो छलावा देखकर, वो छलावे की में आकर ये जो सौरभ है ये ठान लेता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो गलती थी हुई, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमें अपने बच्चे को भी संभालना है, इसलिए हम तलाक नहीं लेंगे। फिर वो वापस अपने काम पे चले जाता है, तो उसके बाद जो उसकी बीवी थी वो फिर से अपने असली रंग रूप में आ जाती है, जिसमें दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाना, पार्टी करना, नशे में चूर रहना, बावजूद इसके कि घर में उसकी एक छोटी नन्ही बच्ची है जिसे एक संस्कार की जरूरत है, जिसे एक माँ की जरूरत है, लेकिन माँ तो अय्याशी में चूर है, अय्याशी में इस तरीके से डूबी हुई है कि उसे सिर्फ और कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब पोस्टमार्टम वाले हम डॉक्टर से हम जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ना जो सौरभ की जो सिर मिला है, उनके दिमाग में खून तो पहुंचा ही नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर का ये कहना था कि जब सौरभ को मारा जा रहा था, जब उसकी बीवी उसे मार रही थी, तो याद रखिए सौरभ को दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग को पहले ही सुन कर दिया गया था। इतने हैवी डोज के जरिए दवाइयाँ दी गई थी कि वो अपने होश में ही नहीं था, बेहोश में भी जब उसे मारा जा रहा था उसकी सिर्फ सांसें रुक गई थी, वो तड़प के नहीं मरा, इस तरीके की बात कही गई। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी के एक माया जाल के जरिए ये सारा स्वांग रचा गया। और स्वांग इस तरीके से रचा जाता है कि उसमें सिर्फ वो चाहते थे कि पति को मारने के बाद हम हनीमून ट्रिप पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, ये ज़रा नहीं सोचा कि उनकी जो छोटी बच्ची है उनका क्या होगा। अब कैब ड्राइवर की जिस तरीके से आपने बात सुनी, कैब ड्राइवर ने ये भी लाइन कही कि पूरे रास्ते ये एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, ये एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो तो जो लड़का है उससे शराब पीने की आदत है, तो 2-2 कैन ये एक रात में पी जाता है। मैडम उस वक्त नहीं पी रही थी, मैडम होटल जाकर दारू पीती हैं, मैडम होटल जाकर अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए केक मंगवा रही हैं, गुलछर्रे उड़ा रही हैं, होली के रंगों में खेल रही हैं, बस इसलिए क्योंकि पति को रास्ते से हटा दिया। और जब पति के पैसे खत्म हो जाते हैं तब इन्हें होश आता है कि हम
कर क्या रहे थे। तो पता लगा कि साहिल सीए की पढ़ाई तो जरूर कर रहा है, सीए बनना चाहता है। जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जो किसी और की बीवी है, वो खुद 9वीं फेल है, 9वीं पास भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो मैडम से हुई नहीं, लेकिन लड़कों को नचाने का वो सारा खेल जान चुकी थी। लेकिन ये जो सीए की जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये निठल्ले हैं, इनके पास ना काम है ना धाम है, सिर्फ अय्याशी करना इनका काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनके भाई हैं खुद लंदन में है, साहिल के भाई लंदन में हैं, और जो साहिल के जो पिताजी हैं वो ग्रेटर नोएडा में हैं। यहाँ से घर के लिए पैसे आते हैं और उस पैसों में ये अय्याशी करता है। घर वाले इसलिए पैसे भेजते हैं, भाई इसलिए पैसे भेजते हैं कि जो साहिल है घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई कर सके, सीए की पढ़ाई पूरी कर सके। और लेकिन ये जो लड़का है ये दूसरी की बीवी के इस चक्कर में इस तरीके से लुटा कि उसका दिमाग ही खराब हो गया। अब इस तरीके का जो इस्तेमाल था, ये जो लड़की थी समझ चुकी थी कि जो लड़का है इसे किस तरीके से अपने जालों में फंसाना है। जब हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की तो पता लगा कि साहिल पहले नॉर्मल लड़का था, पहले उसके बाल इतने बड़े हुआ नहीं करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में जब से ये इस मुस्कान के साथ रिलेशन में आया है, इसने बहुत अजीब अजीब चीजें करना शुरू कर दी हैं। ये हड्डियों के साथ रहना शुरू कर चुका है। इसने बाकायदा हाथों पर, अपने शरीर पर बहुत ज्यादा टैटू बना रखे हैं, हड्डियों के, कंकालों के। अपने घर पर भी शैतान की फोटो बना रखी है। और इसलिए क्योंकि नशे में चूर रहता था। जब कोई नशे में चूर रहता है ना, उसका एक फ्यूज उड़ जाता है, उसे लगता है कि वो अलौकिक दुनिया का सरताज बन चुका है, उसकी जो कांटेक्ट है अलौकिक दुनिया से है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानबूझ के ऐसी चीजें देखना शुरू कर देते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि जो साक्षात शैतान है, जो शैतानों के जो राजा हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इनका जो इस टाइप के जो लड़के रहते हैं उन्हें लगता है कि अगर काली दुनिया में जाना है तो उस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद कौन कर सकता है? एक काली बिल्ली मदद कर सकती है, जो उन्हें धरती लोक से शैतान लोक ले जाया जाए। और इसलिए जो 28 साल का जो लड़का है, जो सीए की पढ़ाई पूरी तो कर नहीं पाया, 9वीं फेल गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर इसकी अकाउंट बनता है। उस अकाउंट के जरिए कहा जाता है कि मैं तुम्हारी मरी हुई माँ बात कर रही हूँ। अब सोचिए हमारे देश का जो युवा किस ओर जा रहा है, जहां पर एक मरी हुई माँ साक्षात कहीं और नहीं आ रही है, मरी हुई माँ आपके फोन पर स्नैपचैट के अकाउंट बनाकर आपसे बातचीत कर रही है। अब अगर ऐसे लड़के बेवकूफ़ नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? और बेवकूफ़ बनाने वाली कोई उसकी कमोन वाली लड़की नहीं है। 9वीं फेल लड़की ने उसकी इस तरीके से उसका बेवकूफ़ बनाया कि वो अब दोनों साथ में जेल में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी प्यार का जो मोह है वो ख़त्म नहीं हो रहा, जेल के अंदर भी साथ में रहना चाह रहे हैं। और इसलिए जब उन्होंने दोनों हथेलियाँ काटी सौरभ की, जब सिर को काटा तो सौरभ ने फैसला किया कि मैं सर को ले जाकर, हथेली को ले जाकर पूजा पाठ करूंगा। मैं दारू के नशे में चूर होकर सामने सर को रखूंगा, फिर शैतान को सौंप दूंगा। लेकिन जब वो सर को लेके गया तो उसकी हवाइयां टाइट हो गई और ये समझ में आ चुका था ये जो काली दुनिया वाली जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ भ्रम है। और भ्रम जब टूटता है तो पता लगता है कि जेब में गांधी जी कम हो गए हैं। और जब गांधी जी कम हुए तो रोते रोते बेटी माँ को फोन करती है कि मम्मी पैसे खत्म हो गए हैं, पति के अकाउंट से पैसे कैसे निकल सकते हैं, जरा बता दीजिए। तो जब गांधी जी खत्म हुए तब इनको होश आया कि अब तक तो हम अलग ही दुनिया में थे, हम नशे में चूर थे। लेकिन जब पैसे खत्म हुए तब ये असली दुनिया में आते हैं और तब ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने किस तरीके से अपने फायदे के लिए, अपने अय्याशी के लिए, अपने नशे के लिए एक मासूम इंसान को मौत के घाट उतार दिया। तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।